नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी अब तक ये बात जान गए होंगे कि संस्कृति आईएएस ने जिम्मा उठाया है आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का। आपके उन्हीं डाउट में से एक डाउट यह है कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं और किन किन विषयों के आधार पर प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित होती है। वहीं बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स यानी कि जिसको हम लोग सीसेट भी कहते हैं उसके लिए, कि सीसेट में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय शामिल है और विषय का स्तर क्या होता है। 10th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है या ग्रेजुएशन जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम के लिए, ग्रेजुएशन स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट में। डाउट रहता है मन में, मेंस को लेकर के भी डाउट रहता है। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होगी और मेंस की तैयारी अलग होगी या फिर दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, यह भी डाउट रहता है। चलिए एक काम करते हैं, आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब आज जान लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर किस किस विषय को पूछा जाता है और आपको किस प्रकार से तैयार रहना है आने वाली 26 मई 2024 के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से पहले ही यूपीएससी का पूरा पैटर्न डिस्कस कर चुका हूं। बता दिया था मैंने कि प्रीलिम्स में कितनी परीक्षा होती है, मेंस में कितनी परीक्षा होती है, किस किस कौन कौन सी परीक्षा किस किस अंक की होती है, हर एक चीज मैंने क्लियर कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि जीएस पेपर 1 यानी कि आपको मैंने बताया कि प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं ना, जीएस 1 और जीएस 2, जिसको हम लोग सी सेट के रूप में भी जानते हैं। तो अब इन परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से विषय शामिल हैं और किस आधार पर कैसे कैसे आपको तैयारी करके रहनी है अपनी परीक्षा के लिए। तो अभी जीएस पेपर 1 यह जो पेपर रहेगा 200 अंक का रहेगा। 200 अंक होने का मतलब यह है कि यहाँ आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और सारे प्रश्न जो होंगे यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। लेकिन प्रश्नों का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं सबको कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से कर लीजिएगा, पैटर्न को समझ लीजिएगा। हालांकि हम देख रहे हैं कुछ समय से कि यूपीएससी हर वर्ष कुछ ना कुछ चेंज कर दे रहा है पैटर्न में। अब लेकिन उस सबके बावजूद जरूरी है कि आप स्टेटमेंट को समझें, स्तर को समझें कि किस स्तर के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। यदि आपकी नॉलेज क्लियर होगी ना तो आपका फर्क नहीं पड़ेगा कि पैटर्न किस प्रकार से है, ऑप्शन किस प्रकार से, आप चीजें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में हम लोगों ने एक खास चीज नोटिस की कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर जो एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर निकाले जा सकते थे, एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट करके बाहर कर दिया था। अब अलग चल रहा है, अब की बार कुछ नया बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसकी भी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या विषय शामिल है जरा एक बार समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। सीधा सीधा इसका अर्थ यह है कि देखिए जी, आपको तैयार रहना है करंट अफेयर्स के लिए, और जिन करंट अफेयर्स के लिए आपको तैयार रहना है उसमें राष्ट्रीय विषय और अंतर्राष्ट्रीय विषय दोनों ही शामिल होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भारत के अंदर क्या क्या चल रहा है और उसके आधार पर सब चीजें हो जाए, नहीं। आपको ये तो ध्यान रखना है कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत के साथ दूसरे देशों में क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर ओशन एरिया के अंदर क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, उस रीजन से भारत को क्या क्या अफेक्ट हो रहे हैं, भारत उससे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, या और जो अन्य मामला है, ये हर एक चीज आपको समझ के चलनी है, पूछी जाती है। बहुत सारे लोग डाउट में यह भी रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, करंट अफेयर्स का सीधा साधारण जो माना जाता है साधन होता है वह होता है न्यूज़पेपर। आप अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर कोई एक न्यूज़पेपर को जरूर फॉलो करें और उसको पढ़ें, उसकी भाषा के स्तर को समझें। जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपकी भाषा बहुत अच्छी होती है, इसी वजह से हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद कई कई चीजें छूट जाती हैं, सब चीजें नहीं हो पाती। क्या करना है? तो देखिए, इसकी जिम्मेदारी भी संस्कृति आईएएस ने पहले ही ले रखी है ताकि आप अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो। अब संस्कृति आईएएस करंट अफेयर की तैयारी वर्ष भर करा रहा है। कैसे करा रहा है समझते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला साधन है आपके पास में संस्कृति आईएएस का यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल 2 है, एक संस्कृति आईएएस है, संस्कृति पीसीएस, तो दोनों ही जगह पर करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। आपको वर्ष भर तैयारी करवाई जाती है, लेकिन जरूरी है कि उनके नोट्स आपके पास हो, इसीलिए आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दी ही जाती है। इसके अलावा और दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर रेगुलर लाइफ में न्यूज़पेपर के लिए टाइम नहीं मिलता, या न्यूज़पेपर पढ़ना ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें से नोट्स निकालो, नोट्स बनाओ, चीज़ों को सहेज के रखो, बहुत सिरदर्दी, बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। सर कुछ और बताओ जो थोड़ा ईजी सा लगे या अच्छे समझ सके। तो देखिए, तो वीडियोस देख लीजिए, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल ही जा रही है, पहला साधन हो गया। दूसरा, संस्कृति आईएएस की वेबसाइट भी आपके लिए अवेलेबल है, वहां पर भी आपको करंट अफेयर के आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। आज जो भी अच्छा होगा, जो भी आज के न्यूज़पेपर्स में अच्छी चीजें होंगी आपके एग्जाम के हिसाब से, आपको वहां मिल जाएंगी।
तीसरा एक विकल्प आपके पास यह है कि संस्कृति आईएएस हर महीने मैगजीन भी आप लोग के लिए इशू करता है। आप लोग उन मैगजीन्स को फॉलो करके भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। वह मैगजीन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छी है। तो 3 साधन ऐसे हैं जहां संस्कृति आईएएस ऑलरेडी काम कर रहा है अब सभी लोगों की तैयारी को अच्छा करने के लिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यह तो बात हो गई यहाँ की। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, सब्जेक्ट्स को भी देखते हैं एक बार। जितने लोग संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट को पता होगा कि हमारी जितनी भी फैकल्टी है रेगुलर क्लासेस में आपको हर एक चीज बढ़िया से कवर करा ही रहे हैं। उसके अलावा बाकी विषयों को समझते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से विषय आ रहे हैं। बहुत अच्छे डिफाइन है जीएस 1 का पेपर। इसमें सब्जेक्ट के रूप में पूछा जा रहा है सबसे पहले भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन हिस्ट्री आएगी, सभी स्तर की आती है, एंशिएंट भी आएगी, मेडिवल भी आएगी, मॉडर्न भी आएगी। हिस्ट्री कंप्लीट रहेगी आपके लिए यहाँ पर। हिस्ट्री अकेले नहीं चलती, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के साथ एक खास चीज और चलती है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ भारत का इतिहास लिख दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि आर्ट एंड कल्चर भी तो यहाँ पर है। जब इतिहास है तो इतिहास अपने साथ में कल्चर लेकर के चलेगा। किस काल में क्या रहा, कौन सी मूर्तियां बन रही हैं, कहाँ का कौन कौन से मंदिर बन रहे हैं, कौन कौन सी साहित्य लिखे जा रहे हैं, किस शैली का विकास हो रहा है, किस भाषा का विकास हो रहा है, ये सब चीजें भी पूछी जाएंगी आप लोगों से। तो हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर जरूर पड़ेगा, इसको मत छोड़िएगा, जरूरी है आपके प्रीलिम्स के लिए। यह पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल समझना है, भारत की जलवायु समझनी है, मृदा समझनी है, पहाड़ पठार सब कुछ समझना है, कृषि समझनी है, लेकिन उसके साथ साथ विश्व का भी समझना है। सिर्फ भारत का समझे के काम नहीं चलने वाला है, जरूरी है कि आप अपने साथ साथ पूरी दुनिया का ध्यान रखें। अब कभी कभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार अपनी सोची हुई है हमने, अपना कर ले बहुत है, दुनिया का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको आकर के दुनिया का ठेका लेना पड़ेगा, पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है, एशियन कॉन्टिनेंट की क्या खास बातें हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या चल रहा है, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है। हर एक चीज समझनी है, जाननी है, पढ़ना है, जलवायु को समझना है, मृदा को समझना है, चक्रवातों को समझना है, सब कुछ समझने को जानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अच्छे से खुद को यहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे। ये खास बात है भारत और विश्व के भूगोल की। सब बताया हुआ उन्होंने, भारत और विश्व की प्रकृति, सामाजिक आर्थिक भूगोल, कुछ नहीं छोड़ना, सब पढ़ना है। भारतीय राजतंत्र और शासन, सीधा सीधा कह रहा है, देखिए पॉलिटी आपकी फेवरेट किताब पता है मुझे कौन सी है इस मामले में, लेकिन भारत के राजतंत्र को ध्यान रखना है और शासन को ध्यान रखना है, भारत के संविधान का ध्यान रखना है, भारत की राजनीतिक प्रणाली का ध्यान रखना है, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दों, और अंत में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आदि। आदि का अंत नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आदि में सब कुछ समा जाता है जितना भी बच रहा है। और लिटरली अगर हम चीजों को समझते हैं तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है बहुत ज्यादा बड़ी है। संविधान का तैयार होना, संविधान के आधार पर भारत की व्यवस्था का चलना, उसके बाद से अनेक संशोधन होना, और किस किस क्षेत्र का क्या क्या विशेष महत्व है, कैसे वह नागरिकों से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकार के अधिकार, राज्य सरकार के अधिकार, किस स्थिति में कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं, समितियों की क्या क्या सिफारिशें रही हैं, अलग अलग सब चीजें इसमें शामिल हैं। और ये सब चीजें आपको पढ़नी होंगी आने वाले एग्जाम के लिए, और चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी जाती। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे आपको दिखेगा कि सब कुछ पूछा जा रहा है और प्रीलिम्स में ही पूछा जा रहा है। 100 प्रश्नों के अंदर आयोग जगह बना दे रहा है हर एक चीज के लिए, और हर एक चीज आपसे वर्ष दर वर्ष पूछ रहा है। बेहतरीन है मामला। न्यायपालिका पूछता हुआ चल रहा है। ये सभी अंग है राज्य व्यवस्था के भारत की, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये भी आपको। करंट अफेयर के बाद में हिस्ट्री समझ लिया, ज्योग्राफी भी समझ लिया, इंडियन पॉलिटी भी समझ लिया। अब क्या समझना है? अब समझनी है आपको इकोनॉमी। इकोनॉमी समझनी क्यों है? क्योंकि यहां पर कह रहे हैं कि भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को बताना है। विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं पता? इकोनॉमी पढ़ करके। भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले की भारत में क्या स्थिति थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कौन सी पॉलिसीज लागू की थी, कौन कौन सी नीति किस किस क्षेत्र में लागू की, भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार के क्या क्या निर्णय थे, सरकार ने कहां कहां कौन कौन सी पॉलिसी लागू की, कैसे कैसे विकास हुआ, अलग अलग हमारे अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर, हर एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। और वही सब यहाँ लिखा हुआ है, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, और देखिए अंत में यहाँ भी लिखा हुआ है आदि। और सब्जेक्ट के मामले में आदि का अंत नहीं होता, पढ़ना है, समझना है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देखिए भारत का जो इतिहास है, इतिहास हो गया, इतिहास को तो अब नहीं बदल सकते। अगर आपने बीते 10 दिन तक दिन रात एक करके पढ़ाई की तो आपने कर ली। अगर आपने बीते 10 दिन एंजॉय किया है, आप घूमे फिरे हैं तो घूम फिर लिए, अब उस चीज को नहीं बदला जा सकता। वो 10 दिन जैसे बीते वैसे बीत गए। ठीक इसी प्रकार भारत का इतिहास जैसा रहा सो रहा,
यहाँ पर करंट अफेयर की भूमिका नहीं होती है, बहुत रेयरली ही कुछ होता है जो करंट अफेयर से जुड़ पाता है। इसके अलावा करंट अफेयर इस सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करता, लेकिन भूगोल के अंदर करंट अफेयर की भूमिका रहती है और बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के ही ज्योग्राफी से लिंक करके पूछे जाते हैं। ये स्थिति रहती है। पॉलिटी के अंदर जो भी उथल पुथल होती है, चीजें बदलती हैं, करंट अफेयर से लिंक करते हैं और ये देखा जाता है कि वर्ष में कोई खास चीज हुई पॉलिटी के रिलेटेड थी, पूछ ली गई प्रश्न पत्र में। देखते हैं हम लोग, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है करंट अफेयर से। अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ स्टैटिक पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा। बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इकोनॉमी करंट अफेयर से, चीजें दिन प्रतिदिन बदलती है। आरबीआई ने कुछ किया, करंट में आ गया, करंट में आ गया, इकोनॉमी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लागू की, पॉलिसी को लेकर के बातें इकोनॉमी में होती है, लेकिन करंट के अंदर आ गया है, कुछ कर दिया है, फिर प्रश्न बन जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है, बजट इकोनॉमी में सामान्य तौर पर पढ़ोगे, लेकिन नया बजट लेटेस्ट है, करंट अफेयर का है, फिर प्रश्न पूछ लेगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो जरूरी है कि सब्जेक्ट पढ़ते साथ करंट की चीजें भी लिंक करते चलना है साथ साथ में, ताकि गड़बड़ ना हो। विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे हैं जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, आयोग प्रश्न पूछेगा। ये एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी है, आयोग कह रहा है कि पर्यावरण की विशेषज्ञता तो नहीं चाहिए, लेकिन सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको पर्यावरण की। इसीलिए जैव विविधता कह रहा है, पर्यावरण परिस्थितिकी कह रहा है, मौसम संबंधी सामान्य मुद्दों की बात कर रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं, अब देखो लाइन छोटी है पर आप समझो, जैव विविधता कोई बहुत छोटी बात थोड़ी है। जहां जाओगे आपको हर जगह पे अलग अलग जैव विविधता देखने को मिलेगी। मौसम संबंधी मुद्दे बहुत ज्यादा बड़े हैं, जहां पर जलवायु शुष्क हो गई, मौसम ठंडा हो रहा है, सिचुएशन अलग। जहां गर्मी ज्यादा है, बार बार बारिश हो रही है, सिचुएशन अलग। हर जगह के मौसम के आधार पर, जलवायु के आधार पर चीजें बदलती जा रही हैं और आपको हर एक जगह को समझना पड़ेगा। भारत के अंदर एक खास विविधता यह है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जाते हुए आपको बीच में अलग अलग नदियां, पहाड़, पठार सब कुछ देखने को मिलेगा भी। अब उसके आधार पर भी चीजें बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, समझता हो पड़ेगा। तो पर्यावरण को पढ़ना है, ये आप ज्योग्राफी से लिंक कर लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको ज्योग्राफी में मिल जाएंगे, साथ साथ वह एनवायरमेंट में भी मिलते हैं, चीजें काफी कॉमन रहती है। तो अच्छे से पढ़िएगा, ये आपस में ही इंटर रिलेटेड रहता है और ये दोनों रिलेटेड हैं पूरी तरह से करंट से। कहीं भी कुछ भी होता है, मान लीजिए बादल फट गया, प्रश्न आ जाएगा, चक्रवात आ गया, पेपर में प्रश्न आ जाएगा। अब घटनाएं कहाँ की हैं, भौगोलिक घटनाएं हैं, लेकिन प्रश्न आ जाएगा क्योंकि करंट में इंसिडेंट हुआ है और आयोग देखना चाहता है कि आप करंट को लेकर कितने अपडेट हैं। क्योंकि स्टैटिक तो पढ़ लेते हैं लोग, बहुत बार समय नहीं मिलने की वजह से या अलग अलग बहानों की वजह से हम लोग करंट पे ध्यान नहीं देते। तो जरूरी है कि इस प्रकार चीजें चलाई जाए। अंत में बात है सामान्य विज्ञान, यानी कि आपको विज्ञान की सामान्य समझ भी होनी चाहिए, यह भी बात आयोग कह रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाँ बायो के आते हैं, यह स्थिति होती है, लेकिन आपको विज्ञान की सामान्य समझ हो, ऐसा आयोग ने पहले ही कह दिया। आप बाद में आयोग को क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह सिलेबस मात्र दिखने का ही कुछ लाइनों का है, लेकिन उस सबके बावजूद यहाँ पर एक खास स्थिति यह है कि यहाँ पर अभी एक समंदर है जो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है, दिख नहीं रहा है पर है। ये चीज समझनी है आप लोग को। यह विषय बहुत ज्यादा बड़े हैं अपने आप में, हर एक चीज समझनी है। अब बहुत सारे लोग के मन में ना प्रश्न आता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं चीजों को खुद ही समझ रहे होते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस आप लोग को मैंने भी दिखाया है कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या आएगा, आपने देखा। अब एक वीडियो पिछली जो एग्जाम पैटर्न की थी उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेंस के अंदर आपके 4 जीएस के पेपर होंगे, है ना। और जो 4 जीएस के पेपर होंगे उनमें अगर हम GS1, GS2, GS3 की बात करें तो डायरेक्ट किस पे हिट करते हैं। जैसे GS1 है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, उसके अंदर GS2 की बात करें पॉलिटी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे घूम रहा है। GS3 की हम लोग बात करें तो इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह उसके अंदर आती है। अब लोगों के मन में डाउट आता है कि सर प्री में भी आयोग यही चीज पूछ रहा है, मेंस में भी आयोग यही चीज पूछ रहा है, तैयारी कैसे हो। प्री की तैयारी कब से कब तक करनी चाहिए और मेंस की तैयारी कब से कब तक करनी चाहिए। प्री के लिए कौन सी बुक हम लोग प्रेफर करें या कैसे कैसे पढ़ें, मेंस के लिए कौन सी प्रेफर करें या कैसे कैसे पढ़ें। तो देखो बंधु, ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ना। यूपीएससी का सिलेबस इतना अच्छा डिफाइन है जो आपको मौका देता है एक इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए। प्री का सिलेबस है जो है सो है, ठीक है, लेकिन प्री का सिलेबस जो है सूक्ष्म रूप है ना, संक्षिप्त है। मेंस का सिलेबस देखना होगा इसके लिए। जब हम मेंस का सिलेबस देखेंगे तो यही चीज ना हमें एक बड़े रूप में मिलेगी।
इसकी बारीकियों को इन्होंने अपने मेंस के सिलेबस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो चीजें इन्होंने मेंस में सिलेबस में बता दी हैं, तो मेंस के सिलेबस को समझेंगे। मेंस का सिलेबस ही कवर करना है। जब कभी भी कोई व्यक्ति तैयारी शुरू कर रही है तो प्रीलिम से तैयारी शुरू नहीं करनी है। करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होगा, ये जरूरी है, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, प्री की तैयारी छोड़ के आप मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। जब आप मेंस पढ़ेंगे तो मेंस के अंदर आपको वह बातें देखने को मिलेंगी जो प्रीलिम्स में पूछी जा रही हैं। तो क्या होगा कि आप अपना मेंस तैयार करेंगे, मेंस के साथ साथ अपने प्री के नोट्स, प्री की आपकी जो भी डिटेल एनालिसिस है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वह सब आप उसके अंदर से ही निकालोगे। मेंस का सिलेबस बड़ा है, लेकिन मेंस का सिलेबस बड़ा होने के साथ ही आपको प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को वहां पे अच्छे से कवर कर लिया जाता है, इसलिए वहां से आपका एग्जाम दोनों कवर हो जाएंगे। आप मेंस भी कर लेंगे, आप प्री भी कर लेंगे, सिलेक्शन ही तो चाहिए ना, अंत में अच्छे अंक चाहिए परीक्षा में। तो इस आधार पर आप तैयारी करते सब चीजें हो सकती हैं बहुत अच्छे से। बस ध्यान क्या रखना है, प्री के लिए आपको बारीकियों का ध्यान रखना है, मेंस के लिए आपको हर एक चीज जो जर्नल चल रही है, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, कुछ खास विशेषताओं को लेकर चल रही है, उसका भी ध्यान रखना है। और जब हम सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि हाँ ठीक है, गुप्त काल में ये हुआ था या नहीं हुआ था, मौर्य काल की ये स्थिति थी या नहीं थी, ब्रिटिश काल में ये था या नहीं था, या फिर ये थी। अभी हम लोग की जो घटनाएं हो रही हैं भौगोलिक, तो वह सभी चीजें हम लोग वहां ही पढ़ते हैं कि भारत में ये विशेषताएं हैं या नहीं है, उसी में से हम लोग के प्री के क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, कभी भी चीजों को नहीं बांटना। कई बार देखता हूं मैं लोगों को, उनसे पूछा जाए किसकी तैयारी चल रही है, अभी तो प्री का सिलेबस शुरू किया, प्री के लिए पढ़ रहे हैं। मित्र, जो प्री के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए भी तो वही पढ़ना है। मेंस का कोई अलग से सिलेबस थोड़े ही है। कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत अलग अलग हैं, जैसे कि आपसे मेंस में एथिक्स पूछेगा, प्री में नहीं है, उसकी तैयारी तो आप चलो अलग से करनी पड़ेगी, कोई दो राह नहीं है। ऐसे है अलग से करनी पड़ेगी, लैंग्वेज पेपर है अलग से करने पड़ेंगे। लेकिन मित्र एक बात देखो ना, यहां पर हिस्ट्री है, आपसे हिस्ट्री प्री में पूछ रहा है, हिस्ट्री के लिए मेंस में अच्छा खासा पेपर है GS1, और मान लो आपका हिस्ट्री ही ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो क्यों ना ऑप्शनल की हिस्ट्री तैयार करो, वहीं से आपका मेंस क्लियर होगा और वहीं से आपका प्री भी निकल जाएगा। अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो एक काम करो, ऑप्शनल की तैयारी करो ना, क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, वहां पढ़ोगे वहीं से आपका GS पेपर 2 भी हो जाएगा और वहीं से हो जाएगा आपका प्री भी। अगर मान लीजिए इकोनॉमी है या फिर ज्योग्राफी है आपका, तो उसके लिए भी सेम ही है, ऑप्शनल की तैयारी करो, हर एक चीज मेंस की भी निकल के आएंगी, हर एक चीज प्री की भी निकल के आएगी। भाई बड़ा लोग है ना, छोटी छोटी चीजें तो अपने आप शामिल हो जाएंगी उसमें, कोई दो राय नहीं है, इस आधार पर तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, इतना समझने के बावजूद फिर भी कोई डाउट है और आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल। और सब लोग को जितने भी कमेंट हो रहे हैं सबको जवाब मिल रहे हैं, चाहे वह वीडियोस के माध्यम से मिले या फिर कमेंट के माध्यम से, लेकिन हर एक चीज बेस्ट ट्राई की जा रही है आप सभी लोग के लिए। ये पूरा सिलेबस जो होता है ये GS पेपर 1 का था, और यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए खास तौर पे। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे अंक लाने होंगे और यही कट ऑफ के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा लिखने के लिए बुलाएंगे कि आइए आप क्वालिफाई कर चुके हैं, प्रीलिम्स में आपका बेहतर प्रदर्शन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक पेपर और पास करना होगा, जैसा कि आपको बताया मैंने कि प्री में 2 परीक्षाएं हैं, GS1 ये, GS2 जिसको हम लोग CSET कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में उसको जाना जाता है। क्वालिफाइंग है, मात्र 33% लाने हैं, किसमें से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंक के होंगे, लेकिन लाने हैं आपको मात्र 33%। इतने ले आते हैं तो काम हो जाएगा। हालांकि 2023 की जो परीक्षा हुई थी बहुत लोग परेशान हुए थे, मैंने देखा सेंटर के बाहर बच्चों को रोते हुए, अच्छी खासी मेहनत चल रही थी, लेकिन CSET का पेपर देख के बहुत ज्यादा डर गए, बहुत लोग रोए थे। आप लोग के जीवन में भी ऐसे इंसिडेंट रहे होंगे, बिल्कुल देखा था, काफी ज्यादा लोग परेशान हुए थे 2023 में CSET से। लेकिन सिलेबस क्या कहता है, क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछी जाएगी आपसे बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आती है, काफी अच्छे से आती है, काफी ज्यादा प्रश्न होते हैं इसमें, ये चीजें हैं। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, संचार कौशल को लेकर के प्रश्न आते हैं जी, और साथ साथ अंतर व्यक्तिक कौशल भी आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल अप्रोच, मतलब रीजनिंग कहना चाहता है वो आप लोगों से, रीजनिंग कह रहा है तो रीजनिंग को लेकर के तैयार करना है। डिसीजन मेकिंग कह रहा है कि आप निर्णय कैसे लेंगे और समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, ये भी आपसे हम लोग यहाँ पूछ सकते हैं। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यताएं जो भी हो सकती है वह भी आपको यहाँ पर बता देनी है। बेसिक बेसिक चीजें हैं सभी, बहुत ज्यादा जनरल ऐसा नहीं है, मतलब कोई बहुत अधिक बड़ी महारत चाहिए हो। जैसे कि निर्णय लेना, आपको पता है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो डिसीजन किस प्रकार से लेने, या किसी एक सिचुएशन के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस प्रकार का निर्णय लिया जाना चाहिए, इतनी समझ तो सबको हो जाती है ना। आप लोग 21 वर्ष से ऊपर हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक चीज आपको पता होती है। रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोधगम्यता के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, देखो पढ़ना सबके लिए पड़ेगा, परीक्षा ही है,
ठीक है। कुछ कुछ चीजें जनरल होती हैं जो सामान्य रूप से हम लोग समझते भी हैं कि ऐसा ऐसा हो। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने परिस्थितियों से घबरा करके या परिस्थितियां उसकी अनुरूप नहीं थी, उसने चोरी कर ली। अब आपसे पूछा जाएगा उसने चोरी की थी लेकिन परिस्थितियां अनुरूप नहीं थी जीवन में उसके, पर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ वो चीजें थी लेकिन उसके जीवन में चोरी करना फिर भी गलत है। जो चीज गलत है आप उसको गलत ही कहेंगे। परिस्थितियों के अंदर बहुत अधिक इमोशनल नहीं हो जाना है, ये चीज भी समझ नहीं है। कई बार क्या होता है कि इमोशनल होकर के हम लोग आंसर गड़बड़ा देते हैं। इमोशनल नहीं होना है क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं, इमोशंस मैटर नहीं करने चाहिए। अगर इमोशन मैटर करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए मैटर करेंगे, हमारे अपने लोग के लिए मैटर करेंगे, लेकिन हमें सर्विस देश के लिए करनी है, ना कि अपने लोग के लिए। चीजें क्लियर है। अंत में यहाँ पर मैथ की बात भी की हुई है, आधारभूत संख्यनन। अब यहाँ पर क्या क्या है, इन्होंने मैथ्स की भी चीजें बता दी है। देखिए आपको बताना होगा संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार, क्रम, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, यह सब कुछ उन्होंने बताया। मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मैथ्स को लेकर के इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैथ्स का तो अलग अलग लेवल होता है, तो किस स्तर तक की यहाँ पर मैथ्स पूछी जाएगी। यहाँ पर आयोग लिखता है 10वीं कक्षा का स्तर। अगर आप 10वीं कक्षा का स्तर का मतलब यह है कि 10वीं तक का पूछा जाएगा, 10वीं से नीचे का किसी भी स्तर का पूछा जा सकता है, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। आयोग यह कहता है कि 10वीं के स्तर से ऊपर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको यह सिलेबस दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन 2023 का जो प्रश्न पत्र था मैथ के मामले में, इतने बेहतरीन प्रश्न पूछे गए थे ना कि धुरंधर भी जो थे ना वह भी देख के घबरा रहे थे कि क्या क्या एक्चुअल में प्रश्न पूछ लिया गया। आपकी बार मैथ्स के बहुत ज्यादा भारी प्रश्न पूछे थे आयोग ने, ये हमने देखा था 2023 के प्रश्न पत्र में। मजाक नहीं कर रहा हूं, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं। देखना है, एक काम करो, आयोग की वेबसाइट पे जाओ, प्रीलिम्स 2023 वाले सेक्शन में जाना, वहां पर आपको मिलेंगे सभी प्रश्न पत्र। तो जीएस पेपर 2 का डाउनलोड करना है वहां से, और एक बार देख के पढ़ के समझना कि हाँ क्या क्या प्रश्न पूछे थे मैथ के। तो यह एक बेसिक सा सिलेबस है जीएस पेपर 2 का। वैसे क्वालिफाइंग है तो ऐसा नहीं है कि आप सीरियस नहीं लेंगे। सीसेट में फेल हो जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है जीवन की। सीसेट में तो बिल्कुल फेल नहीं हो रहा है, इसके लिए ध्यान रखना है। सीसेट में जरूर पास होना, 33% आपको अंक जरूर लेकर के आने, यह चीज यहाँ पर है। और सिलेबस डिफाइन है, मैथ्स पे काम करना है, रीजनिंग पे काम करना है, अपनी अप्रोचेस वगैरह पे काम करना है, कॉम्प्रहेंशन पे काम करना हो जाता है आराम से, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, काफी अच्छे से कर लेंगे। बट यह एक ऐसा पेपर है इसको क्रिटिसाइज करते हैं खासतौर पर हिंदी माध्यम वाले छात्र, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं उनको उस वजह से। बट यह महत्वपूर्ण बात रही आपके प्रीलिम्स के सिलेबस की कि जीएस पेपर 2 का सिलेबस कैसा है, आपको मैंने दिखाया प्रीलिम्स का। वहीं प्रीलिम्स के अंदर जीएस पेपर 1 का सिलेबस कैसा था वो भी मैंने साथ साथ डिस्कस किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सिलेबस के लिए कोई डाउट नहीं होगा, तैयारी भी कैसे करनी है ये बात भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी कोई डाउट नहीं, चीजें अच्छे से क्लियर है। बट हाँ, अगर उसके बावजूद कुछ जानना समझना है आप लोग को तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है हमेशा। प्रश्न पूछिए, सबको इनवाइट किया जा रहा है, प्रश्न पूछिए, अपनी बात रखिए, कोई समस्या नहीं, आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। और हाँ, जिस प्रकार से यह पूरा सेशन चल रहा है, आपके लिए अलग अलग वीडियोस लाई जा रही, कितनी हेल्पफुल है, बिल्कुल आप अपने ये विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना, उनको भी जानने समझने का मौका दीजिए। वहीं अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने की सोच रहा है, इस तरफ आगे बढ़ने की सोच रहा है, तो बिल्कुल आप सिलेबस की ये वीडियोज और बाकी वीडियोज उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वह चीज़ों को अच्छे से जाने समझें और बिल्कुल आए, तैयारी करें और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य चुनें और देश की जो विकास है और जो जनता के लिए विकास कार्य करने हैं उसमें योगदान दें। थैंक यू सो मच।